नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मोदी विरोधियों की पहली बैठक हुई थी पटना में। नीतीश कुमार ने उसका सब इंतजाम किया था। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी और उसकी व्यवस्थाएं कांग्रेस ने की थी क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। अब तीसरी बैठक आज और कल 2 दिन यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हो रही है। जमावड़ा वहां हो रहा है और इसकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो मिलकर के कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि शरद पवार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो शरद पवार के पल्ले में कुछ है नहीं। मतलब संसाधनों के मामले में वो ऐसा नहीं है कि कोई कमतर हैं किसी से, लेकिन जब से पार्टी टूटी है तब से उनके पास कोई व्यवस्थाएं करने वाला नहीं बचा है। प्रफुल्ल पटेल से लेकर के अजित पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकर सब निकल लिए हैं उनकी तरफ से। अब ले देकर के उनकी बेटी बची हुई है। तो ये जो जमावड़ा मुंबई में आज और कल रहने वाला है, बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के यहाँ 28 दल जो मोदी विरोधी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि साहब इसमें एक तो लोगो तय होगा इस गठबंधन का, दूसरे सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, किस राज्य में कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगा और कांग्रेस वहां कितनी सीटों पर लड़ेगी। तीसरी बात यह तय होगी कि साहब संयोजक किसको बनवाया जाए। संयोजक या चेयरमैन, हो सकता है संयोजक और चेयरमैन दोनों ही बनाए जाएं। अब क्या संतुलन साधा जाएगा, किसको बनाया जाएगा, कौन रूठेगा, ये आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा, हमें भी, आपको भी और इस गठबंधन को भी और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को भी। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें कुल मिलाकर के 16-17 दल थे। बेंगलुरु में ये संख्या बढ़कर के 26 बताई गई। फिर अब मुंबई में हो रही है तो बताया जा रहा है कि 28 दल है। तो हम ये मान करके तो चलें कि धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो छोटे-मोटे दल हैं अलग-अलग राज्यों में, उनको लगता है कि हम अकेले तो भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर नहीं सकते हैं। इसलिए सब एक छतरी के नीचे इकट्ठा हो जाओ। अब मसले और भी बहुत हैं। मोदी विरोध में ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पहली परीक्षा इनकी वो जो दिल्ली सेवा अध्यादेश था, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल भी इंटरेस्टेड थे कि जितने भी मोदी विरोधी दल हैं वो सब उस अध्यादेश का विरोध करें। अध्यादेश तो आ गया था, जो उसकी जगह विधेयक आने वाला था उसका विरोध करें। और वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और भी कई ऐसे चेहरे जो मोदी सरकार की मदद करते रहे हैं जब जब उसे जरूरत पड़ती रही राज्यसभा में, वो भी इस अध्यादेश का, इस विधेयक का विरोध करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो विधेयक पारित हो गया। और उसके बाद से तो गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। ये ठीक है कि पटना बैठक के बाद बेंगलुरु की बैठक भी हुई, अब मुंबई में हो रही है, पर इस बीच भी इनके जो अंतर विरोध हैं वो कई बार सामने आ चुके हैं। अब इस बैठक से पहले क्या हुआ है, नीतीश कुमार का एक बयान आया कि मैं तो संयोजक बनना नहीं चाहता। पटना और बेंगलुरु तक उनको संयोजक बनने की उम्मीद थी, पर इस बीच एक और घटना हो गई थी। राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा थी, सूरत कोर्ट ने जो सुनाई थी मानहानि मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। मतलब सजा को रद्द नहीं किया, केवल स्टे किया। तो उनकी सांसदी भी बहाल हो गई
और उनके लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का दरवाजा भी खुल गया। और उसके बाद तो आपने देखा ही होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर वो पार्लियामेंट में लंबा-चौड़ा भाषण भी दे चुके हैं और काफ़ी रायता फैलाया उन्होंने। यानी जो बाकी दलों को लगता था, नेताओं को लगता था, जिनमें ममता बनर्जी भी थी, अरविंद केजरीवाल भी थे, नीतीश कुमार भी थे, जिन-जिन को लगता था कि हमारे चांस अब बन सकते हैं 2024 का विरोधी दलों का चेहरा बनने के, अब उन सबको कांग्रेस पार्टी अलग ही संदेश दे रही है। यानी उसने ये संदेश और संकेत देने शुरू कर दिए कि राहुल गांधी की वापसी हो चुकी है। अब आप लोग थोड़ा पीछे हटिए, बहुत हो गया। आपके एम्बिशंस सब देख लिए हम लोगों ने। जब राहुल जी हैं तो फिर आपका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो कई घटनाएं इस बीच हुई हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी जब अपनी पर आती है तो ऐसे ही रंग दिखाती है जैसे उसने दिखाए हैं। एक इंस्टाग्राम पर उसने पोस्टर जारी किया। उसमें ठीक बीचों बीच और सबसे आगे दिखाया राहुल गांधी को। और जो बाकी के नेता हैं, यानी जो पटना बेंगलुरु होते हुए मुंबई पहुंचे हैं, उन सबको राहुल गांधी के पीछे दो लाइनों में, एक इस तरफ और एक इस तरफ दिखाया। और मजेदार बात यह है कि इस कोलाज में, फोटो कोलाज में अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं है। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से दामन छुड़ाने का फैसला कर लिया है, या क्या केजरीवाल का हाथ झटक दिया है? वैसे भी जो मैं कह रहा था कि गंगा जमुना में काफी पानी बह चुका है, नीर बह चुका है, वो मैं इसलिए कह रहा था कि इस बीच संदीप दीक्षित, पवन खेड़ा और अजय माकन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खूब बयानबाजी कर चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को प्रेशराइज करने के लिए मध्य प्रदेश में भी एक जगह कार्यकर्ता सम्मेलन कर आए और छत्तीसगढ़ में भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन लेकर के आए। और वहां जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश में के साहब मामा जी को आपने देख लिया, पिछले उनको देख लिया यानी कमलनाथ को देख लिया, अब जरा ये नए चाचा जी आए हैं यानी अरविंद केजरीवाल आए हैं, उन पर भी भरोसा करके देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी कुछ कह आए। उसी के बाद पवन खेड़ा ने जो है, इनको दिल्ली मॉडल याद दिलाया था। और संदीप दीक्षित और अजय माकन तो काफ़ी कुछ इनके बारे में कह चुके हैं, भ्रष्ट है और बहुत सारी चीज़ें, बोलने का शऊर नहीं है, किसी के नहीं है, कोई इन पर भरोसा नहीं कर सकता है, भरोसे के लायक नहीं है। और कांग्रेस की जो पंजाब इकाई है, वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी कर चुकी है। तो एक तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही निकाल बाहर फेंकने के मौके की तलाश में है, जैसे मक्खी को दूध से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। और वैसे भी कांग्रेस को लगता है कि अरविंद केजरीवाल साथ रहने से उनको तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज तो काफी समय पहले ही कांग्रेस को ब्लैकमेल करते हुए ये कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में लोकसभा के प्रत्याशी नहीं उतारे तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव ना लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो कांग्रेस का माथा तो तभी ठनक गया था कि ये लोग किस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। करेला और नीम चढ़ा। जो इनकी एक प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उन्होंने किसी न्यूज एजेंसी से बातचीत में ये कह दिया कि साहब, जितना बढ़िया काम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया है और मतलब बिना घाटे का बजट उन्होंने पेश किया, महंगाई और तमाम दूसरी चुनौतियों के बीच में, तो अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट बनाए जाएं इस गठबंधन के द्वारा, तो हमें अच्छा लगेगा। हम तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो हमको अच्छा लगेगा।
अरविंद केजरीवाल और शायद उनकी पार्टी के नेताओं को इस रायते के बिखरने का अंदेशा नहीं था, या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि अपनी पार्टी प्रवक्ता के द्वारा ये दावेदारी कराए जाने के बाद जो बाकी के गठबंधन सहयोगी दल हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तीखी हो सकती हैं। तो आतिशी को भेजा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और ये कहा गया कि साहब अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। वो तो इस गठबंधन में इसलिए आए हैं कि देश को बचाना है और देश को आगे लेके जाना है, क्योंकि ये काम तो केजरीवाल ही कर सकते हैं और राहुल गांधी कर सकते हैं, बाकी तो कोई क्या करेगा। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है जूही सिंह, उनका बयान आ गया कि साहब अगर अरविंद केजरीवाल चेहरे हो सकते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं हो सकते हैं। वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो अब जरा ये देखिए कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हो चुके हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल हो गए, बाद में चीजों को पैसिफाई किया गया वो अलग बात है, पर अरविंद केजरीवाल एक, अखिलेश यादव दो, राहुल गांधी तीन, नीतीश बाबू चार और ममता बनर्जी पांच। अब इनमें से और भी हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हो। संजय राउत तो पता नहीं कब से अ, उद्धव ठाकरे को पीएम मटेरियल बताते आ रहे हैं कि वो जरूर एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी तरीके से लालू यादव ने एक बार जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह की पहली सरकार में, तो उन्होंने भी इसी तरह के दावे किए थे कि ललवा जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है और हम बन के दिखाएंगे। तो लालू सजा याफ्ता हैं, जेल काट रहे हैं, सारी बातें हैं, लेकिन खुद नहीं बन पा रहे हैं तो नीतीश वा को आगे कर रहे हैं कि नीतीश वा को बना दो। अब इनमें जो है एक तो पहले से ही टसलबाजी है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच में टसलबाजी किसी से छिपी हुई नहीं है। ममता बनर्जी ने तो एक बार मुंबई की यात्रा के समय ये कह दिया था कि राहुल गांधी को तो समय ही नहीं है, वो 50% समय तो विदेशों में रहते हैं। यूपीए को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। इसी तरीके से टीएमसी और लेफ्ट में भी नहीं बनती आपस में, खींचतान चलती ही रहती है। एक बार तो उन्होंने कह दिया था कि अगर इस गठबंधन में आप लेफ्ट को लेंगे तो फिर भूल जाइए कि ममता बनर्जी आ सकती हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी तनातनी रही है। अखिलेश यादव कभी बीआरएस प्रमुख केसीआर से मिलते थे, कभी अरविंद केजरीवाल से मिलते थे, ममता बनर्जी से भी मिल लेते थे, पर कांग्रेस के द्वारा, यूपीए के द्वारा बुलाई गई बैठकों में वो हिस्सा नहीं लेते थे, कटे-कटे से रहते थे। फिर कांग्रेस में और उद्धव ठाकरे के बीच में भी वीर सावरकर को लेकर के जो है वो पंगे चले आ रहे थे। और इस बीच जो कुछ मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ है, यानी शरद पवार की पार्टी का टूटना, उनके भतीजे का उप मुख्यमंत्री बनना, उनकी पार्टी के 8 और विधायकों का मंत्री पद की शपथ लेना और अपने भतीजे से लगातार मुलाकातें भी करते रहना। तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और पवार साहब के बीच में भी सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ये सब पवार साहब की तरफ अविश्वसनीय और संदिग्ध मान करके उनको आजकल देख रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको अपने बीच बैठा भी रहे हैं, सम्मान भी देने का नाटक नौटंकी कर रहे हैं। तो ये सारे संकट इन लोगों के बीच में है और ऊपर से सबसे बड़ा संकट तो इस समय ये है कि साहब कांग्रेस ये चाहती है कि या तो सोनिया गांधी को इस नए गठबंधन का चेयरमैन बना दिया जाए, उनको नहीं बनाया जा रहा है, और राहुल गांधी के चेहरे पर अगर अभी बाकी लोगों को ऐतराज है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही बना दीजिए। फिर संयोजक कौन बने? क्या ममता बनर्जी को बनाएंगे? क्या नीतीश को बनाएंगे, जो अभी हाल में कह चुके हैं कि मुझे संयोजक नहीं बनना? क्योंकि अब नीतीश कुमार में किसी का इंटरेस्ट भी नहीं बचा है, वो इतने कमजोर हो चुके हैं। तो किसको बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल को बनाएंगे नहीं।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि संयोजक कौन बनेगा? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से कांग्रेस ने झटका दिया है, अपने द्वारा जारी पोस्टर में उनका फोटो ना लगा करके, इसके बाद तो अब सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन के साथ रहेंगे कितने दिन, या कांग्रेस उनको बर्दाश्त कितने और दिन करेगी। कई मामले हैं, अलग-अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के भी कांग्रेस के अपने दावे हैं। कांग्रेस का तो कहना था कि हम 370 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। इन लोगों का कहना है, ममता बनर्जी वगैरह का, कि कांग्रेस जो है वो 200, सवा 200, 240 सीट तक लड़े और बाकी और दलों के लिए छोड़ दे जो मोदी विरोधी ही हैं। तो बड़ा दिलचस्प हो गया है ये मुंबई का इनका जमावड़ा। राहुल गांधी के चेहरे को कांग्रेस आगे करके बाकी के जो गठबंधन सहयोगी हैं उनको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ये भी, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, ऑब्जेक्शन उठ सकता है। तो वो एक कहावत है ना कि, कहावत तो खैर दूसरी है, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। कहावत तो ये है कि गाँव अभी बसा नहीं और भिखारी जो हैं वो माँगने के लिए आ गए। तो मैंने थोड़ा-सा उसको थोड़ा ठीक किया है, बाकी लोगों को बुरा ना लगे। मैंने लिखा है कि गाँव तो अभी पूरी तरह बसा भी नहीं है और उसके मुखिया बनने वालों की लंबी लाइन लगती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, वैसे तो ये सारे इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि जितने सर्वे, जितने ओपिनियन पोल, जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब यही बता रही हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी फिर पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अलग-अलग राज्यों में इन सब के लिए अपने-अपने अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है। इनको लगता है कि एक साथ मिलकर के लड़ेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा कम सीटों पर रोक पाएँ। लेकिन आप और हम जानते हैं, प्रधानमंत्री के जब कैंपेन शुरू होते हैं, जब उनकी जनसभाएँ शुरू होती हैं, तो उसके बाद तो जितना अंदाज़ा मोदी विरोधी लगाते हैं, उसका भी डेढ़ गुना जाकर के, कई बार तो 2 गुना जाकर के उनको सीटें मिलती हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।